सोचो जरा एक ऐसी दुनिया जहां पैसों की कोई कीमत नहीं है। यहां तो बस टाइम ही सब कुछ है। अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो उसके बदले अपनी जिंदगी का टाइम देना पड़ता है। हाँ, मतलब लिटरली अपना वक्त दे के ही चीज मिलती है। इस दुनिया में अच्छी जिंदगी वही जी सकता है जिसके पास ज्यादा टाइम हो। क्योंकि जब कोई इंसान 25 साल का होता है, उसी दिन से उसकी बॉडी पर टाइम की एक डिजिटल घड़ी चालू हो जाती है, जो बस 1 साल का टाइम दिखाती है। और जैसे ही वो टाइम जीरो हुआ, इंसान खत्म। अब अमीरों के पास इतना टाइम होता है कि वो 1000 साल तक जी सकते हैं। उन्होंने अपने लिए एक अलग दुनिया बना ली है, लग्जरी, कंफर्ट और पीस से भरी। लेकिन दूसरी तरफ गेटो सिटी के गरीब लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि बस थोड़ा और टाइम कमा सकें, वरना उनकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। इसी गरीब बस्ती में रहता है विल नाम का एक लड़का, जिसकी घड़ी में अब सिर्फ 23 घंटे बचे हैं। उसकी माँ साथ रहती है, और क्योंकि इस दुनिया में 25 साल के बाद उम्र रुक जाती है, उसकी माँ 50 साल की होकर भी बिल्कुल जवान लगती है। आज उसकी माँ का 50वां बर्थडे है। विल ने पिछली रात ओवरटाइम करके शैंपेन की बोतल लाई थी, जिसे देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। वो मुस्कुराकर कहती है, मैं अपने पोतों को देखना चाहती हूँ। तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? विल हंसते हुए जवाब देता है, माँ, इन सब चीजों के लिए टाइम किसके पास है? फिर उसकी माँ कहती हैं, मुझे कल तक बिजली का बिल और बैंड का लोन दोनों चुकाने हैं, वरना फाइन लग जाएगा। मेरे पास बस 3 दिन का टाइम बचा है, और सब कुछ चुका देने के बाद तो लगभग सारा टाइम खत्म हो जाएगा। वो कहती हैं, कल शाम बस स्टॉप पे मिलना, ताकि मेरा टाइम खत्म होने से पहले मैं तुमसे थोड़ा टाइम ले सकूं। विल कहता है, ठीक है माँ, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। जाने से पहले उसकी माँ विल का हाथ पकड़कर उसे 30 मिनट ट्रांसफर करती है, ताकि वो अच्छा नाश्ता कर सके। फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। रास्ते में एक छोटी सी बच्ची विल के पास आती है। वो उसे एक कैप्सूल देती है और कहती है, थोड़ा सा टाइम दोगे? विल मुस्कुराता है और उस बच्ची को अपनी जिंदगी के 5 मिनट ट्रांसफर कर देता है। उस बच्ची को टाइम दे देता है और वो चली जाती है। यहीं हमें पता चलता है कि इस दुनिया में लोग अपना टाइम कैप्सूल में स्टोर भी कर सकते हैं, ताकि उसे कभी भी यूज कर सकें या किसी को ट्रांसफर कर सकें। इसके बाद विल फैक्ट्री में अपने काम पर पहुंच जाता है। काम शुरू करने से पहले वो कॉफी लेने जाता है, लेकिन वहां देखता है कि हर चीज का दाम अचानक डबल हो गया है। जहां पहले कॉफी 2 मिनट की मिलती थी, अब वही कॉफी 4 मिनट की हो गई। यहाँ किसी भी चीज का प्राइस बिना बताए कभी भी बढ़ाया जा सकता है, और ये बात विल को बहुत खटकती है। मजबूरी में विल ने भी कॉफी के लिए अपनी जिंदगी के 4 मिनट पे किए और काम पर लग गया। दिन भर काम करने के बाद रात को विल अपने दोस्त के साथ एक बार में जाता है। विल का दोस्त एक नंबर का शराबी था, हर वक्त नशे में धुत रहता। वो इशारे में विल को बताता है कि एक आदमी सबको फ्री में दारू पिला रहा है और उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है। विल ने उस आदमी की तरफ देखा। वो चारों तरफ लड़कियों से घिरा हुआ था। जब विल की नजर उसकी घड़ी पर गई तो देखा उस आदमी के पास 116 साल का टाइम है। तभी विल समझ गया कि यह आदमी ग्रेनेड सिटी से है, क्योंकि गेटो सिटी में लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का टाइम ही होता है। वो उसके पास गया और उसे वॉर्न करने लगा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, यहां चोर तुम्हें मारकर तुम्हारा टाइम चुरा लेंगे, जल्दी यहां से निकलो। लेकिन वो आदमी विल की बात सीरियस नहीं लेता और ड्रिंक करता रहता है। इसी बीच बार में फोर्टिस नाम का गैंगस्टर अपने ग्रुप के साथ आता है, जिसे देखते ही सारे लोग भाग जाते हैं। ये शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं, जो लोगों से जबरदस्ती टाइम चुराते हैं। विल का दोस्त उसे पकड़कर ले जाने लगता है, लेकिन विल मना कर देता है और एक कोने में छुपकर सब देखता है। फोर्टिस उस अमीर आदमी से उसका सारा टाइम लूटने आया था। वो उसे चैलेंज करता है कि चलो पंजा लड़ाते हैं, जो हारेगा अपना सारा टाइम जीतने वाले को देगा। ये टाइम फाइट होती है, बिल्कुल आर्म रेसलिंग जैसी। दोनों को एक दूसरे की कलाई पकड़नी होती है। जिसकी कलाई नीचे होती है उसका टाइम घटने लगता है, और वो टाइम दूसरे के हाथ में ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह जीतने वाला इंसान सारा टाइम स्टोर कर लेता है और दूसरे को प्रैक्टिकली मार देता है। फोर्टिस उस आदमी से पूछता है, क्या तुम तैयार हो? अमीर आदमी कहता है, मैंने बहुत ड्रिंक कर ली है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, फिर मैं रेडी हूं। फोर्टिस कहता है, ठीक है, ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है, जाओ कुछ मिनट देता हूं। वो अपना एक आदमी उसके पीछे भी भेज देता है ताकि वो भाग ना सके। अमीर आदमी बाथरूम में जाकर बहुत उल्टियां करने लगता है, क्योंकि उसे बहुत चढ़ गई थी। अगर वो इस हालत में फोर्टिस से टाइम फाइट करता तो उसका हारना पक्का था। तभी विल वहां आता है। वो फोर्टिस के आदमी को मारकर उस अमीर आदमी को बचाता है और उसे फोर्टिस से दूर एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। विल उससे कहता है, मैंने तुम्हें वॉर्न भी किया था कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम जानबूझकर अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो आदमी अपना नाम बताता है, हेनरी, और विल से पूछता है, तुम्हारी उम्र कितनी है? विल कहता है, 28 साल। हेनरी कहता है, मेरी उम्र 105 साल है और अब मैं जिंदगी से थक चुका हूं। मैंने अपनी लाइफ में हर चीज का मजा लिया है
और अब मुझे इस हेनरी कहता है, मुझे अब इस जिंदगी की कोई जरूरत नहीं रही, मैं जीना नहीं चाहता। ये सुनकर विल हैरान रह जाता है। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? हेनरी थोड़ा मुस्कुराकर बोलता है, लगता है तुम अभी तक इस सिस्टम की सच्चाई नहीं जानते विल। कभी सोचा है कि अलग अलग टाइम जोन्स क्यों बनाए गए हैं? क्यों तुम्हारे गेटों में किसी भी वक्त चीजों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं? फिर वो आगे कहता है, असल में ये सब जानबूझकर किया जाता है ताकि गरीब लोग धीरे धीरे मरते रहें और उनकी मौत का फायदा ग्रीनविच जोन के अमीर लोग उठाते रहें। ये पूरा सिस्टम उन्हीं अमीरों का बनाया हुआ है। वहां के लोगों के पास जीने के लिए हजारों साल हैं और यहां तुम लोग रोज की मेहनत में सेकंड्स गिनते रहते हो, क्योंकि वो तुम्हें इतना टाइम देना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि तुम हमेशा मजबूर रहो, उनके लिए काम करते रहो और अपनी जिंदगी का टाइम उनके अमरपन के लिए कुर्बान करते रहो। उन्होंने अपनी लग्जरी वाली जिंदगी हम जैसे गरीबों की मौतों से खरीदी है, और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता जो किसी बेबस इंसान की मौत से मिली हो। हेनरी की बातें सुनकर विल गहराई से सोच में पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि हेनरी वाकई एक नेकदिल इंसान है। हेनरी फिर पूछता है, अगर तुम्हारे पास मेरे जितना टाइम होता तो तुम क्या करते? विल हल्का सा मुस्कुराता है। सबसे पहले तो मैं बार बार अपनी घड़ी देखना छोड़ देता, क्योंकि मेरे पास अभी बस 18 घंटे बचे हैं और मैं हर पल डर में जी रहा हूं, सोते वक्त, खाते वक्त, यहां तक कि मुस्कुराते वक्त भी, कि कहीं मेरा टाइम खत्म ना हो जाए। मेरी माँ मेरे लिए दिन रात मेहनत करती है। अगर मेरे पास तुम्हारे जैसा इतना टाइम होता तो मैं उसके लिए ग्रीनविच सिटी में एक अच्छा घर खरीदता। हम दोनों वहां चैन से बिना डर के जी पाते। हेनरी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारे अंदर अब भी उम्मीद बाकी है विल। विल कहता है, आज रात यहीं रुकते हैं, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, फिर तुम अपने घर लौट जाना। दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है। हेनरी उठता है और देखता है कि विल गहरी नींद में है। वो चुपचाप विल के पास जाता है और अपना सारा टाइम ट्रांसफर कर देता है। सिर्फ कुछ मिनट अपने पास रखकर वो ब्रिज पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब विल जागता है तो देखता है कि हेनरी वहां नहीं है। वो अपनी घड़ी देखता है और सन्न रह जाता है। उसकी घड़ी में अब 116 साल ऐड हो चुके हैं। उसे यकीन नहीं होता, उसे लगता है वो अब भी सपना देख रहा है। तभी उसकी नज़र खिड़की पर लिखे एक नोट पर जाती है, मेरा टाइम बर्बाद मत करना। विल समझ जाता है कि हेनरी ने अपनी पूरी जिंदगी उसे गिफ्ट कर दी है। वो बाहर भागता है और देखता है कि हेनरी दूर ब्रिज के किनारे बैठा है। वो पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हेनरी के पास अब बस कुछ सेकंड्स बचे थे और फिर वो धीरे से मुस्कुराता है, आंखें बंद करता है और एक झटके से मरकर पानी में गिर जाता है। विल सदमे में खड़ा रह जाता है। हेनरी की मौत ने उसे अंदर से हिला दिया था। अब उसके पास सिर्फ टाइम नहीं बल्कि एक मकसद भी था। अब विल के पास 1100 साल का टाइम था, लेकिन उसे पता था कि अगर वो यहां रुका तो सबको लगेगा कि हेनरी को उसी ने मारा है। वो तुरंत अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त जब विल की कलाई पर इतना सारा टाइम देखता है तो लिटरली शॉक्ड रह जाता है। विल मुस्कुराकर कहता है, दोस्ती के नाम पर, और अपने दोस्त को 10 साल का टाइम ट्रांसफर कर देता है। दोस्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दिल से शुक्रिया कहता है। फिर विल कहता है, अब यहां रहना सेफ नहीं है। इतना टाइम देखकर कोई भी मुझे मार सकता है। अब मैं अपनी मॉम के लिए ग्रीनिच सिटी में एक अच्छा घर खरीदूंगा, जहां हम दोनों चैन से जी सकें। ये कहकर वो अपने दोस्त को गुड बाय कहता है और सीधा उस बस स्टॉप पर पहुंचता है जहां उसकी मॉम ने कहा था कि मैं कल शाम को वहीं मिलूंगी। उधर उसकी मॉम रेचल सारे बिल्स और लोन चुकाकर बस में बैठती है, पर तभी उसे पता चलता है कि बस टिकट की कीमत डबल हो चुकी है। पहले टिकट 1 घंटे की थी, अब उसका प्राइस 2 घंटे कर दिया गया था। रेचल के पास अब बस 1 घंटा 30 मिनट का टाइम बचा था। वो बस ड्राइवर से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज अगले स्टॉप पर मेरा बेटा मुझे टाइम दे देगा। पर ड्राइवर ठंडे लहजे में बोलता है, अगर टाइम नहीं है तो पैदल चलो। रेचल को पता था कि अगला स्टॉप बहुत दूर है, लगभग 2 घंटे की वॉक, मतलब वो वहां पहुंच भी नहीं पाएगी। वो बस में बैठे यात्रियों से भी मदद मांगती है कि कृपया कुछ मिनट दे दो, बस कुछ सेकंड्स, पर किसी ने भी मदद नहीं की और बस चल देती है। रेचल के पास अब बहुत कम टाइम बचा था। वो पैदल ही पूरी ताकत से भागने लगती है, अपने बेटे तक पहुंचने के लिए। उधर विल बस स्टॉप पर खड़ा, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए अपनी मां का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज उसकी मां का बर्थडे था और वो उसे सरप्राइज देने वाला था।
बस आती है, बहुत सारे पैसेंजर उतरते हैं, लेकिन उसकी मॉम नहीं। विल बेचैन हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत उसकी तलाश में दौड़ पड़ता है। इधर रेचल के पास बस कुछ मिनट बचे हैं। वो रास्ते में घर घर जाकर दरवाजे पीटती है, कृपया मुझे थोड़ा टाइम दे दो, बस कुछ सेकंड्स। पर किसी ने भी मदद नहीं की। वो अब जान बचाने के लिए भाग रही थी। विल सड़क के उस पार देखता है। वो उसकी मॉम है। दोनों की नजरें मिलती हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ पूरा दम लगाकर दौड़ने लगते हैं। विल का हाथ आगे बढ़ा हुआ है। वो चिल्ला रहा है, मॉम! रेचल के पास अब बस 10 सेकंड्स हैं। वो भी तेजी से उसकी ओर भाग रही है। लेकिन जैसे ही वो विल के करीब आती है, टाइम खत्म हो जाता है और रेचल उसके सामने ही गिरकर मर जाती है। विल जोर जोर से चीखता है, मॉम! आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। वो वहीं सड़क पर घुटनों के बल गिर जाता है। अगली सुबह टाइम कीपर्स को ब्रिज के पास हेनरी की बॉडी मिलती है। टाइम कीपर्स इस दुनिया के पुलिस ऑफिसर होते हैं जिनका काम है टाइम क्राइम रोकना। ऑफिसर रेमंड केस की जांच कर रहा होता है, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिलता। फिर उसकी नज़र पास लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। वो तुरंत फुटेज देखने निकल जाता है। उधर विल का गुस्सा अब काबू में नहीं था। उसे साफ समझ आ गया था कि उसकी मॉम की मौत के जिम्मेदार वो अमीर लोग हैं जो ग्रीनिच सिटी में बैठकर गरीबों का टाइम चूस कर जिंदा हैं। विल के अंदर अब बदले की आग जल उठी थी। अब विल के अंदर सिर्फ एक ही चीज बाकी थी, बदला। वो सीधा निकल पड़ा ग्रीनविच सिटी की ओर, जहां से सारी साजिश शुरू हुई थी। उसे वहां पहुंचने के लिए 1 साल का टाइम खर्च करना पड़ा। जैसे ही वो ग्रीनविच में एंटर करता है, वो जो देखता है उसे देखकर दंग रह जाता है। यहाँ के लोग इतने अमीर हैं कि वो मरना ही भूल गए हैं। सड़कों पर लोग आराम से टहल रहे हैं। हर किसी के पास सैकड़ों सालों का टाइम है। यहाँ तक कि उनके बॉडीगार्ड्स के पास भी 100 साल से ज्यादा का टाइम है। विल के अंदर गुस्सा भड़क उठता है, क्योंकि उसके शहर में लोग हर दिन बस 24 घंटे की जिंदगी लेकर जीते हैं। कोई मरता है तो कोई टाइम के लिए भीख मांगता है, और यहां लोग टाइम को सजा समझकर बर्बाद कर रहे हैं। विल अब एक लग्जरी होटल में ठहरता है। वहां एक खूबसूरत लड़की उसकी तरफ देखती है। लगता था जैसे उसे विल पसंद आ गया हो। इसी बीच टाइम कीपर रेमंड हेनरी की मौत की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है। उसे कैमरे में विल दिखता है। हालांकि फुटेज में हेनरी का गिरना रिकॉर्ड नहीं हुआ, पर विल ब्रिज के पास खड़ा नजर आता है। बस वहीं से रेमंड को शक हो जाता है। वो अपनी टीम को बोलता है, इस लड़के के बारे में सब पता लगाओ। कुछ देर बाद उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि विल नाम का आदमी बहुत सारा टाइम खर्च करके ग्रीनविच सिटी में एंटर हुआ है। रेमंड को यकीन हो जाता है, यही हेनरी का कातिल है। वो अपनी टीम के साथ तुरंत ग्रीनविच के लिए निकल पड़ता है। उधर विल अब एक कसिनो में जाता है, जहां अमीर लोग पोकर खेल रहे हैं। वो उनके साथ बैठ जाता है। सब हंसते हैं, ये नया आया कौन है? लेकिन विल पोकर का मास्टर था। वो अपने दिमाग से ही गेम पलट देता है। उसका मुकाबला होता है फिलिप से, ग्रीनविच का सबसे रईस आदमी, जिसका खुद का टाइम बैंक है। विल सबको हैरान करते हुए अपना सारा टाइम दांव पर लगा देता है और अपने समझदारी से फिलिप से 1100 साल जीत जाता है। सबकी निगाहें उस पर टिक जाती हैं। फिलिप की बेटी सिल्विया, जो वही लड़की थी जो होटल में विल को देख रही थी, अब पूरी तरह विल से इम्प्रेस हो चुकी थी। वो मुस्कुराकर कहती है, टुमारो नाइट एट माई फादर्स पार्टी, बी देयर। विल सिर हिलाकर चला जाता है। अगली शाम विल एक नई चमचमाती कार खरीदता है और फिलिप की पार्टी में पहुंचता है। पार्टी में विल और सिल्विया स्लो डांस करने लगते हैं। सिल्विया अब विल के प्यार में पड़ चुकी थी। वो अपने दिल की बात कहने ही वाली थी। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आता है रेमंड अपनी टाइम कीपर टीम के साथ। वो चिल्लाता है, विल, you're अंडर अरेस्ट। विल कुछ समझ पाता इससे पहले रेमंड उसके पास आता है और उसका सारा टाइम छीन लेता है। अब विल के पास बस 2 घंटे बचे थे। रेमंड ठंडे लहजे में पूछता है, तुमने हेनरी को क्यों मारा? विल कहता है, मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद जीना नहीं चाहता था। उसने मुझे 116 साल दिए और फिर खुदकुशी कर ली। लेकिन रेमंड उसकी एक नहीं सुनता। विल को एहसास हो जाता है, ये लोग मुझे फंसाने वाले हैं। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं जिंदगी भर जेल में सड़ जाऊंगा। मौका देखकर विल अचानक रेमंड की टीम पर हमला कर देता है। वो उन्हें चकमा देकर भाग निकलता है और सिल्विया को बंधक बना लेता है। बंदूक उसकी कनपटी पर लगाकर वो कहता है, चलो मेरे साथ,
वरना दोनों मरेंगे। और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। वो अब वापस गेटो शहर की तरफ जा रहा है। विल के पास टाइम बहुत कम बचा था, सिर्फ कुछ मिनट। वो सिल्विया से कहता है, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। सिल्विया गुस्से से जवाब देती है, 1 सेकंड भी नहीं, तुम मर्डरर हो। विल कुछ नहीं कहता, बस पीठ बढ़ा देता है। रास्ते में उसे आगे बिछी कंटीली तारें नहीं दिखती। कार उनसे टकराती है और ब्रिज से नीचे गिर जाती है। भयंकर एक्सीडेंट। विल और सिल्विया दोनों बेहोश हो जाते हैं। असल में वो कांटे फोर्टिस और उसकी गैंग ने बिछाए थे। फोर्टिस वहां आता है। वो देखता है कि सिल्विया की कलाई पर 10 साल का टाइम चमक रहा है। वो झटके में उसका सारा टाइम चुरा लेता है और अपनी गैंग के साथ वहां से भाग जाता है। और अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। विल और सिल्विया दोनों जिंदा तो हैं, लेकिन उनके पास अब टाइम लगभग खत्म हो चुका है। अब क्या होगा? विल और सिल्विया होश में आते हैं। सिल्विया जब अपनी कलाई देखती है तो डर जाती है। उसके पास अब सिर्फ 30 मिनट बचे थे और विल के पास भी बस कुछ ही मिनट बचा हुआ था। फिर भी विल ने खुद के कुछ मिनट देकर दोनों का टाइम बराबर कर दिया, ताकि दोनों के पास साथ में जीने का थोड़ा वक्त हो सके। फिर विल सिल्विया को लेकर भागकर अपने दोस्त के घर पहुंचता है, वही दोस्त जिसे उसने 10 साल दे दिए थे। लेकिन जब दोस्त की बीवी दरवाज़ा खोलती है और विल को देखती है तो उस पर गुस्सा निकालती है। तुम्हारे दिए हुए 10 साल ने मेरे पति की जान ले ली। उसने सारा टाइम शराब में उड़ा दिया और मर गया। ये सुनकर विल चौंक जाता है और दुखी हो जाता है, पर अब उनके पास वक्त बहुत कम था। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ये दोनों भी मर जाएंगे। तभी विल की नज़र सिल्विया के कान के हीरे वाली ईयरिंग पे पड़ती है। वो उसे बेचकर विल और सिल्विया दोनों को 2 दिन का टाइम दिलवा देता है। थोड़ी सी राहत मिली। फिर दोनों फोन बूथ पर पहुंचते हैं। विल सिल्विया के पिता फिलिप को कॉल करके बताता है कि उसकी बेटी सुरक्षित है। वहीं रेमंड भी फिलिप के पास मौजूद था और विल जानता था कि रेमंड वहीं है। विल सिल्विया को छोड़ने के बदले 10,000 साल का टाइम मांगता है और उसे कहता है कि टाइम बैंक के जरिए गरीबों में बांट दिया जाए। लेकिन फिलिप के लिए ये रकम कुछ भी नहीं थी, पर उसने साफ मना कर दिया। वो किसी भी कीमत पर गरीबों को टाइम नहीं देगा। विल सिल्विया को घर लेकर आता है। दोनों सुबह होने का इंतजार करते हैं। इसी बीच सिल्विया पूछती है, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? विल बताता है कि कल रात टाइम ना होने की वजह से उसकी मां की मौत हो गई। ये सुनकर सिल्विया बहुत दुखी होती है। उसे एहसास होता है कि यहाँ गरीब हर रोज मौत के डर में जीते हैं और एक दिन का टाइम कमाने के लिए किस कदर मेहनत करनी पड़ती है। सुबह होते ही दोनों बैंक पर नजर लगाए रहते हैं, पर बैंक गरीबों में टाइम नहीं बांटता। सिल्विया को यह देखकर झटका लगता है। उसे समझ आता है कि उसका पिता सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि इस सिस्टम का सिरमौर भी है। वो अपनी अमीरी गरीबों की मौत पर खड़ी कर रहा था। ये सोचकर सिल्विया टूट जाती है और अब वो भी विल के साथ खड़ी हो जाती है, गरीबों के हक के लिए लड़ने को। विल ने फैसला किया, सिल्विया को घर वापस भेजने से पहले मदद मंगवानी है। वो फिर से फोन बूथ पर पहुंचा और अपने पिता को कॉल करके मदद बुलवाने कहता है। साथ ही उसने सिल्विया को एक हथियार दे दिया ताकि वो खुद की रक्षा कर सके। इसी दौरान रेमंड चुपके से वहां आता है और विल पर पिस्टल तान देता है। रेमंड गोली चलाने ही वाला था कि सिल्विया ने डर के मारे रेमंड पर गोली चला दी। गोली रेमंड के हाथ को छूकर निकलती है। रेमंड का हाथ खून से लथपथ हो गया। उसकी घड़ी पर नजर पड़ी तो वहां सिर्फ 2 घंटे बचे थे, क्योंकि टाइम कीपर्स को भी रोजाना सिर्फ 1 दिन का ही टाइम सैलरी में मिलता है। विल समझ जाता है कि जब तक रेमंड के साथी पहुंचेंगे उसकी हालत और खराब हो जाएगी, इसलिए वो उसे 2 घंटे देता है ताकि वो जिंदा रहे। फिर वो रेमंड की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। अब सिल्विया भी क्राइम लिस्ट में आ चुकी थी, रेमंड पर गोली चलाने की वजह से। पर विल उससे कहता है कि अभी वो इन सब हालात से बाहर निकल सकती है। हालांकि ग्रेनिच में सिल्विया की जिंदगी अब पिंजरे में कैद पंछी जैसी थी। उसके पिता ने उस पर बहुत पाबंदियां लगा रखी थीं, इसलिए यहां आकर उसे पहली बार आज़ादी का एहसास हुआ और ये एहसास उसे बदल देता है। अब सिल्विया भी समझ चुकी थी कि जो कुछ गलत हो रहा है उसे रोका जाना चाहिए और वो विल के साथ मिलकर अमीरों से लड़ने का फैसला कर लेती है। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। ग्रेनिच सिटी के बैंकों से टाइम कैप्सूल चुराकर उन कैप्सूल्स को गरीबों में बांटा जाएगा। सिल्विया ग्रेनिच सिटी को बखूबी जानती थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले फिलिप के कई बैंक टारगेट किए, क्योंकि वही वो शख्स था जिसने गरीबों की मौत से टाइम इकट्ठा किया था।
दोनों ने फिलिप की तिजोरियों में रात दिन लगे टाइम कैप्सूल उठाए, सारे कैप्सूल एक बैग में पैक करे और वहां से निकलने लगे। गरीबों में बांटने लगे। इतनी बड़ी चोरी करने के बाद अब सरकार भी इन दोनों से तंग आ चुकी थी, इसलिए सरकार ने इन दोनों के सिर पर 10 साल के टाइम का इनाम रख दिया। ये खबर सुनते ही गैंगस्टर फोर्टिस अब इन दोनों को कुत्ते की तरह ढूंढने लगा। लेकिन विल और सिल्विया हर रोज अपना ठिकाना बदलते रहते थे ताकि किसी के हाथ ना आए। एक दिन दोनों एक होटल में छुपे हुए थे। टाइम की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने पूरा होटल ही बुक कर लिया था। उधर फोर्टिस उनकी तलाश में उसी होटल के बाहर पहुंच गया। वहां उसने कुछ लोगों को पकड़ लिया और उनसे विल और सिल्विया के बारे में पूछने लगा। लेकिन वो लोग विल और सिल्विया के एहसानमंद थे, मरने को तैयार थे, मगर उनका ठिकाना बताने को नहीं। फोर्टिस ने जब जबरदस्ती और धमकी दी तो एक आदमी डर के मारे होटल का नाम बता लेता है। बस फिर क्या था, फोर्टिस अपनी पूरी गैंग के साथ वहां पहुंचता है और दोनों को पकड़ लेता है। अब विल और सिल्विया का बच पाना लगभग नामुमकिन था। फोर्टिस ने विल को एक टेबल पर बैठाया और कहा, चलो टाइम फाइट करो मेरे साथ। विल जानता था कि अगर उसने मना किया तो वो लोग उसे मार देंगे, इसलिए उसने चैलेंज स्वीकार कर लिया। दोनों ने एक दूसरे की कलाई पकड़ी और शुरू हुआ मौत का खेल। फोर्टिस बहुत ताकतवर था। उसने शुरुआत में ही विल का हाथ नीचे कर दिया। अब विल का टाइम तेजी से फोर्टिस के खाते में ट्रांसफर होने लगा। विल कुछ देर तक जानबूझकर कमजोर पड़ता दिखा, लेकिन जैसे ही उसके पास सिर्फ 3 सेकंड का टाइम बचा, विल ने पूरी ताकत से फोर्टिस का हाथ नीचे कर दिया। फोर्टिस की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जोर लगाकर उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन विल की ताकत के सामने ढीला पड़ गया। तभी विल ने मौका देखकर अपने जूते से गन निकाली और पलक झपकते ही फोर्टिस की पूरी गैंग को शूट कर दिया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो लोग उसे मार देते। फोर्टिस का टाइम 0 हो गया और वहीं उसकी मौत हो गई। विल और सिल्विया वहां से भाग निकले, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अमीरों ने पूरा खेल पलट दिया है तो दोनों चौंक गए। जो टाइम उन्होंने गरीबों में बांटा था उसकी वैल्यू अब कुछ भी नहीं रही। अमीरों ने महंगाई के दर यानी इन्फ्लेशन को कई गुना बढ़ा दिया था। अब गरीबों का टाइम फिर से खत्म होने लगा। ये देखकर विल टूट गया। उसे लगा कि वो कभी भी लोगों को उनका हक नहीं दिला पाएगा। वो बोला, अब सब खत्म हो चुका है। अगर हम हजारों साल भी दे दें तो ये अमीर लोग महंगाई और बढ़ा देंगे। सिल्विया ने कहा, कोई तो रास्ता होगा। इस पर विल बोला, हाँ रास्ता है। हमें लाखों साल चुराने होंगे ताकि हम गरीबों को असली आज़ादी दे सकें। लेकिन यह आसान नहीं था। फिर भी सिल्विया ने पहले से एक प्लान तैयार कर रखा था। अगली सुबह जब फिलिप, सिल्विया का पिता, अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ऑफिस पहुंचा तो वहां सिल्विया आती है और कहती है, मैं सरेंडर करना चाहती हूं। गार्ड्स तुरंत उस पर गन तान देते हैं, लेकिन तभी पीछे से विल, जो गार्ड बेस में छुपा था, निकलता है और फिलिप के सिर पर गन रखता है और उसके जरिए लॉकर का एक्सेस मांगता है। दरवाजा खुलवाया। विल और सिल्विया ने फिलिप के लॉकर से एक टाइम कैप्सूल चुरा लिया, जिसमें पूरे 10 लाख साल का टाइम मौजूद था। लेकिन ये 10 लाख साल गरीबों की मौतों से इकट्ठा किया गया टाइम था। विल और सिल्विया वो टाइम कैप्सूल लेकर वहां से भाग निकले। उधर जब रेमंड को इसकी खबर मिली तो वो तुरंत उनके पीछे निकल पड़ा। जब रेमंड ने अपनी कलाई पर घड़ी देखी तो उसके पास 1 घंटे से भी कम टाइम बचा था। उसने हेडक्वार्टर कॉल किया और बोला, मेरी सैलरी टाइम कैप्सूल में भेजो, मेरे पास टाइम बहुत कम है। लेकिन इससे पहले कि वो अपना टाइम ट्रांसफर कर पाता, उसे विल की कार दिख गई। अब उसने टाइम ट्रांसफर किए बिना ही सीधे उनके पीछे पीछा शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वो 10 लाख साल गरीबों के हाथ लग जाता तो गेटो टाइम जोन का हर इंसान अमर हो जाता और अमीरों का बनाया पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाता। रेमंड ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो विल और सिल्विया को रोक नहीं पाया। विल और सिल्विया उसे चकमा देकर गेटो शहर पहुंचे और वो टाइम कैप्सूल एक छोटी बच्ची के हाथों में सौंप देते हैं। उन्हें पता था कि रेमंड अब सीधा वहीं पहुंचेगा, इसलिए वो जगह छोड़कर एक सुनसान इलाके में चले जाते हैं। उधर गेटो शहर में वो टाइम अब लाखों गरीबों में बांटा जा चुका था। लोग अमर हो गए थे, अब किसी को मरने का डर नहीं रहा। लेकिन खुद विल और सिल्विया के पास अब बहुत थोड़ा सा टाइम बचा था। उसी वक्त रेमंड वहां पहुंच गया। उसने गन तानते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुराया हुआ सारा टाइम वापस कर दो। विल ने मुस्कुराते हुए अपनी घड़ी दिखाई। दोनों के पास बस कुछ मिनट ही बचे थे। विल बोला, रेमंड,
याद है जब तुम मरने वाले थे तो मैंने तुम्हें टाइम दिया था? अब टाइम तो तुम्हें मुझे लौटाना चाहिए। रेमंड को तभी याद आया कि वो जल्दी में अपना टाइम ट्रांसफर करना भूल गया था। जब उसने घड़ी देखी तो बस 5 सेकंड बचे थे और अगले ही पल उसका टाइम 0 हो गया। रेमंड मर चुका था। विल और सिल्विया आजाद थे, पर उनके पास भी सिर्फ 1-1 मिनट का टाइम बचा था। वो एक सुनसान जगह पर खड़े थे, ना मदद करने वाला कोई, ना टाइम देने वाला कोई। मौत उनके सामने थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। तभी विल की नज़र रेमंड की कार पर पड़ी। वो दौड़ते हुए कार की तरफ गया। वहां जाकर उसने रेमंड की सैलरी का टाइम अपनी घड़ी में ट्रांसफर कर लिया। अब वो तेजी से सिल्विया की ओर भागा। सिल्विया भी उसी की तरफ दौड़ रही थी। उसके पास बस कुछ सेकंड्स बचे थे। वो पल बिल्कुल वैसा था जैसा दिन विल ने अपनी मां को खोया था, पर इस बार वो सिल्विया को नहीं खोना चाहता था। वो सिल्विया के बिल्कुल पास पहुंचा। सिल्विया उसकी बाहों में गिर पड़ी, लेकिन विल ने सही वक्त पर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने अपना टाइम देकर सिल्विया की जान बचा ली। अब विल और सिल्विया की वजह से डेटन शहर के सारे लोग अमर हो चुके थे। अब किसी को हर दिन फैक्ट्री में काम करने की जरूरत नहीं थी। सभी अपने सपनों को पूरा करने ग्रीनिच सिटी की ओर निकल पड़े। और इस तरह अमीरों का बनाया पूरा सिस्टम टूट गया। लोगों को उनका हक मिल गया। और यहीं से ये कहानी खत्म होती है।